अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, तज्जिया लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी। हुकूमत बिल्कुल बौखला गई है, इसीलिए उसने एतराफ़ शिकस्त कर लिया है और इसके साथ साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, आप बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, हाथ पाँव फूल जाते हैं, सांस नहीं आ रही होती और आप घबराहट में फिर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि जिसको देखने वाला सिर्फ ये बात याद उसको आती है कि भाई वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आसमान से उतर कर लठ नहीं मारता, बंदे की अकल मार देता है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त हुकूमत की दिखाई दे रही है। बिल्कुल टोटली जिसको कहते हैं ना, आप आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। बिल्कुल आप आपका दिमाग जहाँ पे काम करना बस कर देता है और माउफ हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अता तारड़ साहब जो हैं आज नमूदार हुए और उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी हमने बड़े अहम फैसले लिए हैं और हम ये फैसले जो हैं अब अगले चंद दिनों में करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। और उसके बाद उन्होंने जो फैसले अनाउंस किए वो क्या क्या थे। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, इसको बैन किया जाएगा एज पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा उनका ये ऐलान था कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी इमरान खान साहब के ऊपर, आरिफ अलवी के ऊपर, कासिम सूरी साहब के खिलाफ। तीसरा जो उनका ऐलान था वो ये था कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके खिलाफ नज़र-ए-सानी की अपील दायर करने जा रही है हुकूमत, और कुछ ओवरसीज़ के हवाले से भी उन्होंने कार्रवाई का इंदिया दिया है। तो ये 3-4 अहम फैसले जो हैं वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किए। अब ज़रा पहले तो बारी बारी इन तमाम का मैं आपके सामने कानूनी अहाता कर देती हूँ कि पोजीशन क्या होगी और फिर उसके बाद इसका पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। पहली तो चीज़ ये है कि जो ये बात कर रहे हैं कि जी हम बैन करने जा रहे हैं, तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर के तहत तो आपको जो वफाकी हुकूमत है उसको एक डिक्लेरेशन देना होता है, फिर एक रेफरेंस फाइल करना पड़ता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना पड़ता है और इसमें कुछ हिस्सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी होता है। लेकिन मेन जो इसमें अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि जो आके जायज़ा लेगा कि तमाम जो एविडेंस फ्राहम किए गए हैं उससे क्या वाकई ये बात साबित होती है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैन होनी चाहिए अगर उसके कोई भी खिलाफ रियासत इक़दामात हैं। तो पहली चीज़ तो अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो इसमें यह देखना होगा कि क्या ऐसी किसी भी कार्रवाई की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या PMLN की हिमायत करेगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले 9 मई के बाद भी ये लोग ऐसी एक कोशिश कर चुके थे, ये राय टेबल पर मौजूद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी मुखालफत की गई थी। तो क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पर कायल कर लिया गया? तो पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट वो ये कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ एक फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, थी और है। तो आप अब जाके उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये केस लेके जाएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मुल्क दुश्मन पार्टी है और आपको तो पता ही नहीं था एक हफ़्ता पहले तक, और आपने इनको मखसूस नशिस्तें दे दी और आप कह रहे थे कि इस जमात के साथ ज़्यादती हुई है, जबकि असल में तो ये जमात दहशतगर्द जमात है। ये तो रियासत की मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही है। इसने 9 मई किया है, इसने IMF को ख़त लिखा, इसने जनाब इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने की पूरी एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई है और पता नहीं क्या, और इनके जो वो निकालेंगे जुराइम और फिर उनको जोड़ेंगे साथ इस बात के लिए कि जनाब देखिए ये तो आप इसको बैन करें क्योंकि ये एक दहशतगर्द जमात है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त ये माहौल है कि जहां पर आप ये कह सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप अपनी मर्ज़ी से बैन करवा सकें? तो कानूनी तौर पर बहुत वीक पोजीशन है हुकूमत की। अगर इसको मैं पॉलिटिकली भी इसका जायज़ा लूँ तो आप देखें अगर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे पहले मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के ऊपर बैन लगवाए गए हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने अभी रख देते हैं। इससे पहले हमने देखा, बहुत ज़्यादा मैं पुराने ना भी जाऊँ, 71 तक जाऊँ तो अवामी लीग के ऊपर जो शेख मुजीबुर रहमान की जमात थी उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद क्या नतीजा हुआ, नतीजा आपके सामने है। उसके अलावा नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी पाबंदी लगाई गई थी
उसका भी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला था। और उसके बाद ये तहरीक लब्बैक के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है 2021 में, और वो पाबंदी भी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी कर रही होती हैं और काम भी कर रही होती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, तो ये इतना बड़ा एक कानूनी क्राइसिस बन सकता है कि अगर आप ये, पहले तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई जवाज़ मौजूद है और ना इस पर कोई पाबंदी लगेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर की है हुकूमत पाकिस्तान ने, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना। अगर एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये सपोज़ भी कर लें कि जी कोई पाबंदी लगाने में ये कामयाब हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी ये कितना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाएगा जो इनके अपने ही गले पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि एक सूबे में इस जमात की हुकूमत है, आप अगर उसको बैन कर रहे हैं तो फिर वो हुकूमत और हुकूमत के लोग, उनका आप क्या करेंगे? वो अवामी नुमाइंदे हैं, आप उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते, तो आप उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? वहाँ पे हुकूमत कैसे ख़त्म करेंगे? और फिर वहाँ पे सिर्फ हुकूमत नहीं है, वहाँ चलें आप गवर्नर राज लगा देंगे, हुकूमत ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पर हर जगह वो पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, हर सूबे में अपोजिशन में है। आप इतने लोगों को कैसे टैकल करेंगे? उनको क्या नाम देंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी मेजॉरिटी में सीटें जीतने वाली एक जमात को दहशतगर्द जमात या बैन करने के लिए कोई अपने ऊपर नया कलंक लगवाएगी? हरगिज़ नहीं लगवाएगी। और ना ही ऐसी किसी सिचुएशन में ये तो सारा मलबा फिर अवाम पे आए कि अवाम बेवकूफ़ हैं कि 8 फरवरी को जाके एक दहशतगर्द जमात को इतना वोट डाल के आ गए हैं कि एक सूबे में उसकी हुकूमत बनवा दी और बाकी सब जगहों पर वो अपोजिशन में बैठी हुई है। वो भी सिर्फ अभी मैं फॉर्म 47 की बात कर रही हूँ, 45 के तहत तो हर जगह ही उसकी हुकूमत बननी थी। अच्छा, अब इस बात को भी अगर हम एक दफ़ा छोड़ दें तो उसके बावजूद भी चलें इन्होंने सबको डी नोटिफाई कर दिया, अब ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने पाबंदी भी लगा दी, सबको डी नोटिफाई कर दिया, सबसे ओहदे अपोजिशन के भी, मेंबरान असम्बली के भी सब ख़त्म कर दिया, तो उस सूरत में फिर ये इनसे बड़ा एक क्राइसिस जो है वो इनके सामने तैयार होगा। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किसी न किसी तरह सिस्टम के अंदर रहते हुए एक जद्दोजहद कर रही है। पार्लियामान के अंदर बात करते हैं, एनओसी लेते हैं जाके जलसों का, कोई जलसे करने में बग़ैर एनओसी के वो कामयाब नहीं होते, कोई वो अपनी तरफ से इस वक्त स्ट्रीट के ऊपर ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं इकट्ठी कर सके, कुछ भी। तो जब आप अपने हाथों से उनको पार्लियामान से, अदालतों से, हर जगह से बाहर निकालेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो फिर सड़कों पर आएंगे। और फिर उस वक्त उनके ऊपर जब कोई किसी तरह का लिहाज नहीं होगा, पाबंदी नहीं होगी, तो फिर आपके लिए वो संभालना और मुश्किल हो जाएगा। तो इनको भी ये सारी चीज़ें पता हैं और ये किसी सूरत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से ये सिस्टम से बाहर निकालें। तो इसलिए ये सबको पता है। अव्वल तो यहीं पे बात ख़त्म हो जानी है कि ये पार्लियामान भी इस चीज़ की इजाज़त देगा या नहीं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला बिल्कुल ही दफन हो जाएगा। हाँ, इससे PMLN को क्या हासिल होगा? मज़ीद रुसवाई हासिल होगी, जो कि अभी से शुरू हो चुकी है। बात ये कर रहे थे कि हम PTI को ख़त्म कर रहे हैं, और आज आप टाइमलाइन देख लें, तमाम न्यूट्रल सहाफ़ी, तमाम लीगी सहाफ़ी, तमाम PTI के हामी सहाफ़ी और मुख्तलिफ सीनियर सियासतदान जिनके भी मैं ट्वीट्स देख रही थी, सब ये बात कर रहे थे कि बेसिकली PMLN एंड कर रही है अपनी सियासत को। पाबंदी उन पे लगा रही है लेकिन बेसिकली अपनी सियासत को PMLN एंड कर रही है। तो यही इनका हासिल उसूल होना है। जो इनकी बची कुछ ही थोड़ी बहुत सियासत है, ये उसको भी बिल्कुल दफनाने के ऊपर तुले बैठे हैं। तो इसी तरह की इनकी इस वक्त हालत है। दूसरा जो इनका ये पॉइंट है कि जी हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर लेंगे इमरान खान के खिलाफ, आरिफ अलवी के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ, तो इसमें फिर अगेन वही बात आ जाती है कि इसके लिए आपको पार्लियामान से इजाज़त लेनी पड़ती है, करारदाद मंजूर करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए बाकायदा वफाकी हुकूमत को एक पूरा प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद मुकदमा आप लेके चलते हैं और फिर अदालतों में बात जाती है। तो अगेन ये फिर वही एक बात आ जाएगी कि इसमें बाकी तमाम जमातों की उन्हें कितनी हिमायत हासिल होगी, क्या इतना बड़ा कंसेंसस वो डेवलप कर सकेंगे। और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान भी लें तो फिर बात तो जानी है अदालत के ऊपर। तो जहां आप ये एक तय कर चुके हैं कि जी हमने PTI को इस तरह से ख़त्म करना है, तो वहीं फिर आपको एक और नोटिफिकेशन भी कर देना चाहिए कि हम आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त्म करें, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ख़त्म करें, हम लाहौर हाई कोर्ट को भी ख़त्म करें, हम सारी अदालती निज़ाम को समेट रहे हैं। क्योंकि उसके बगैर तो आप अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो नहीं सकते। अदालतें अब रजिस्ट कर रही हैं, वो रबर स्टैम्प डालते नहीं बन रही हैं, वो अपना पूरा आज़ादी के साथ फ़ैसले कर रही हैं, स्टैंड ले रही हैं। तो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल है
कि हुकूमत जो है वो इस तरह की किसी भी अपनी मज़मूम ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचा सके। तो ये भी बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि करीने कयास नहीं है। आपको याद होगा नैब तरमीम में ख़ुद इमरान खान साहब जब पेश हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो तो उनसे ये कह रहे थे कि आप लीडर हैं, आप आगे बढ़ें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं मुल्क को क्राइसिस। वो तो उनको ये रिगार्ड कर रहे थे और आप आकर उन्हें ये बताएंगे कि ये बंदा गद्दार है, ये दहशतगर्द है और इसको आर्टिकल 6 के तहत फांसी पे लटका दो। तो ये मतलब बचकाना सी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें इनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती हैं। जो इसके अलावा बात है वो ये कि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे, अभी तो लोगों को फिर भी ये उम्मीद है कि चलो अदालतों से निकल आएंगे, चलो आगे चल के देखते हैं, शायद सीटें वापस मिल जाएं, हुकूमत बन जाए, फिर इमरान खान। जब आप बिल्कुल उनका ये यकीन और उम्मीद तोड़ देंगे कि किसी सूरत कुछ पॉसिबल नहीं है, अदालतें भी ख़त्म हो चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हैं, कुछ भी उन्हें अगर ऐसा लगता है तो फिर अल्टीमेटली जो लोग अभी तक रुके हुए हैं वो फिर रुके नहीं रहेंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि जी भुट्टो के दौर में भुट्टो की भी बड़ी मकबूलियत थी, उनको ख़त्म कर लिया तो क्या हो गया था जो अब हो जाएगा, तो अब ये जमा खातिर रखें कि आपकी सारी कैलकुलेशंस अभी तक गलत साबित हुई हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है मुश्किल, तो आपको अब तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 2 साल से आपकी कोई कैलकुलेशन भी ठीक साबित नहीं हुई है और जो बंदा आपने इस दफ़ा पकड़ रखा है वो जेल के अंदर से बैठा आपको शिकस्त दे रहा है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इस दफ़ा आपकी भूल है। जो इस वक्त लोगों में गमुस है वो बिल्कुल एक अलग लेवल पर है और इस चीज़ को बिल्कुल टैकल नहीं किया जा सकता। आखिरी जो चीज़ इन्होंने की है कि जी हम नज़र षानी की अपील दायर करेंगे, तो उस पर भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आमतौर पर नज़र षानी की अपीलों में फ़ैसले वही होते हैं जो कि ओरिजिनल फ़ैसले में लिखा होता है। बहुत कम है, बहुत 5% कभी होता है कि फ़ैसला चेंज हो जाए, वरना 95% फ़ैसला वही रहता है। और ये तो एक ऐसी नज़र षानी की अपील है जिस पे ऑलरेडी एक फुल कोर्ट बैठा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच है कि चलो जी अब ज़्यादा बड़ा बेंच बना के आप उन लोगों की भी राय ले लें। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने इस फैसले के अंदर अपनी राय दे दी हुई है। तो इसलिए इसमें बहुत मुश्किल है, और जितनी वाज़ेह राय आई है उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि आपका कोई ये दाल गल सके। तो ये भी इन्हें पता है कि इधर से कोई सुनवाई नहीं होनी, वरना काजी साहब अपना पूरा जोर लगा चुके थे। उस वक्त ही फ़ैसला आप अपने हक़ में ले सकते थे, लेकिन अब तो इस चीज़ के बिल्कुल इम्कानात और कम हैं। और ख़ास तौर पर जो उसके बाद आपने जजेस के साथ किया है, जो बमबारी की है, तो उससे तो उल्टा एक जजेस को अंदाज़ा हो गया है कि आप लोग किस लेवल तक जा रहे हैं इनके ख़िलाफ़। तो इसलिए नज़र षानी की अपील में कोई मुझे वज़न नज़र नहीं आता। और वैसे भी अगर ये कुछ ऐसा करेंगे भी तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। उसकी वजह ये कि आमतौर पे नज़र षानी की अपील डिटेल जजमेंट आने के बाद ही दायर की जाती है। डिटेल जजमेंट जब आएगी फिर आप नज़र षानी की अपील दायर करेंगे, फिर वो कब समाअत के लिए फ़िक्स होगी, फिर कब उस पर समाअतें पूरी होंगी, फिर कब उसका फ़ैसला आएगा। ये सारा इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा कि इसमें बहुत मुश्किल है कि हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सके। आमतौर पे नज़र षानी अगर फुल कोर्ट ने देखी है तो फिर वो तो ज़ाहिर वही बेंचेस दोबारा देखेंगे, वही जजेस दोबारा देखेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही छुट्टियां हो रही हैं गर्मियों की, तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सारे तो जजेस अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो दोबारा उतना बड़ा बेंच बनाने के लिए आपको फिर ये 3-4 महीने वेट ही करना पड़ेगा। और ऐसे में उस वक्त तक काजी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके होंगे। तो हुकूमत की ये जो एक ख्वाहिश है कि काजी साहब को किसी तरह अपने साथ बांध के रखना है, तो वो वाली जो ख्वाहिश है वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि टाइम निकल चुका होगा। तो इसलिए आज के जितने भी इक़दाम हैं हुकूमत के अनाउंस जो उन्होंने किए हैं वो इनके सिर्फ उल्टा गले पड़ने वाले हैं, इससे इनको कुछ हासिल नहीं होगा। ये इसमें बहुत सारों में से तो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे कार्रवाई करने के लिए, और इनको ख़ुद से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ दर्शनी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलानात थे जिसको ये करना चाहते थे। हाँ, अगर 9 मई के फ़ौरन बाद ये कोई इस तरह का एक्ट करते तो इनका कोई एक जवाब भी बन जाता कि अच्छा जी 9 मई हो गया था, ये वो तो पाबंदी लगानी पड़ी। लेकिन उस वक्त अगर आपने वो ट्रेन मिस कर दी और अब आप 1-1.5 साल बाद जाके ये कह रहे होंगे कि जी वो चूँकि उस वक्त उन्होंने 2 साल पहले ख़त लिखा और चूँकि उन्होंने वो उस वक्त ये बात की लिहाजा आज हम उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो ये बड़ा मज़े का खेज़ होगा। पहले तो इस पर ही सवाल उठ जाएगा कि अब आखिर नया ऐसा क्या पीटीआई ने कर दिया है कि आपको ये इंतहाई इक़दाम उठाने की कोशिश करनी पड़ी है। तो ये सिर्फ लान तान समेटेंगे, अपनी बची खुशी सियासत का आखिरी ताबूत में कील ठोंकेंगे। इसके अलावा इसके अंदर इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।